एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। SU-30MKI की फ्लीट में इसको लगाना स्टार्ट कर दिया गया है। असल में इजरायली कंपनी राफेल को एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ था जो कि 2020 में प्राप्त हुआ था। इसमें 400 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो अपग्रेड करने थे या इंस्टॉल करने थे। इसमें SU-30MKI, मिराज 2000 और हमारा तेजस शामिल है। इजराइल का एक प्रोडक्ट है जो कि बीनेट AR ग्लोबल लिंक के नाम से जाना जाता है। एयरबॉर्न रेडियो है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। इसको अब इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। इससे पहले SU-30 में ही HAL का एक कम्युनिकेशन सूट लगा रहता था जो कि इनकॉम 1210A कहलाता था, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था और इनसिक्योर चैनल था। और किसी कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए या उसकी फ्रीक्वेंसी को सॉफ्टवेयर के माध्यम से चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी कारण अब हम अपने सभी एयरक्राफ्टों में इसको रिप्लेस कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं। चलो ये तो हो गई अच्छी बात, पर बात यह है कि 2020 में ये कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ इजरायली कंपनी को, 2019 में इसका कॉन्ट्रैक्ट निकला और 2023 में जाके अब इस पे काम स्टार्ट किया गया है। 3-4 साल इसी तरह निकल गए बिना किसी काम के। बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल की सरकार के द्वारा ये डिनाई किया गया है कि भारत किसी भी तरह की बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नेपाल के अंदर बना रहा है। असल में KP शर्मा ओली जो कि उनके पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ही करीबी थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनको फंड करती थी। उसके द्वारा ये कहा गया था कि जैसे ही अब नई गवर्नमेंट आई है तो वो भारत का साथ दे रही है और मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट जो कि तिब्बत के बॉर्डर पे लगता हुआ है, तो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भारत के माध्यम से स्टेब्लिश कर रही है आपकी ये गवर्नमेंट। उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सरासर गलत है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं की जा रही है। असल में ये जो एरिया है ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के करीब में पड़ता है, बॉर्डर पे पड़ता है और यहाँ पर वो रेबेलियंस रहते हैं जो कि जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण किया था या उसका अधिग्रहण कर लिया था तो उसके बाद भागकर नेपाल में कुछ लोग जो चले गए थे वो यहाँ पर रहते हैं, रिबेलियंस रहते हैं। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसी जगह पे इनकी यहाँ की जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है वो ये कह रही थी कि भाई एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए वो नेपाल की सरकार से ये कह रहे थे कि भारत से बात करें और भारत लगभग $700 मिलियन इसमें इन्वेस्ट करेगा ताकि कॉलेज बन सके। ऐसा खबरों में निकलकर सामने आया है नेपाल में। और इसी चीज पर उनके पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे थे कि चीन को अपसेट करा जा रहा है और इस तरह भारत का साथ देने के बाद हम चीन के बुरे बन जाएंगे। वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है। अगर ऐसा है भी तो इसमें गलत क्या है। KP शर्मा ओली को हमेशा चीन का चहेता बने रहने का मन करता रहता है और वही इस गवर्नमेंट से भी वो चाह रहे हैं। हालांकि चीन KP शर्मा ओली से बहुत ज्यादा खुश नहीं है और इसी कारण से वो इस बार प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाया, जबकि कम्युनिस्ट सरकार वहां पे फिर से बनी हुई है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और यूके के रिश्तों की। तो पाकिस्तान ने एक पैक्ट साइन किया है यूके से और इसमें एम्यूनिशन, आर्टिलरी रॉकेट्स इत्यादि चीजें सप्लाई करनी है। ये जो पैक्ट है वो उस डिलीवरी के 6 महीने बाद आया है जो कि अगस्त में पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान के कराची पोर्ट से ये जो डिलीवरी है वो निकली थी एम्यूनिशन की और इसमें लगभग 162 कंटेनर बताए जा रहे थे जो कि पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निकले हुए थे और ये जर्मनी गए और जर्मनी के बाद फिर ये यूक्रेन भेजे गए थे। अब यूके ने इनके साथ पैक्ट साइन कर लिया है और रूट यही रहेगा, जर्मनी के पोर्ट तक ये जाएंगे और उसके बाद यूक्रेन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यूके के साथ ही नहीं, पोलैंड के साथ भी पाकिस्तान ने एक करार किया हुआ है जो कि एक कनेडियन कंपनी के मध्यस्थता के साथ हुआ है। इसमें पाकिस्तान की एक DMI एसोसिएट्स है वो भी शामिल है जो कि पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की एजेंट है और अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में मदद करते रहते हैं। तो पोलैंड ने भी पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया हुआ है और वहां से हथियार फिर से यूक्रेन तक भेजे जाएंगे। पाकिस्तान यूक्रेन के लिए इस तरह की चीजें इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ये लालच है कि MI-17 हेलीकॉप्टर जिसमें यूक्रेनियन इंजन लगा हुआ है उनके, उसको रिप्लेस करने में यूक्रेन उनका साथ देगा युद्ध खत्म होने के बाद। इसके अलावा टैंक भी पाकिस्तान यूक्रेनियन इस्तेमाल करता है तो उसको भी अपग्रेड करने में या उसकी ओवरहॉलिंग में साथ देने वाला है। साथ ही जो मरीन इंजन होते हैं जिसमें कि भारत भी शामिल है, भारत भी यूक्रेनियन मरीन इंजन का इस्तेमाल करता है पर अब धीरे धीरे डेवलप खुद भी करने लगेगा। तो पाकिस्तान उसमें भी यूक्रेन की मदद चाहता है भविष्य में, तो इसलिए यूक्रेन का साथ वो दे रहे हैं। जो पोलैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अनाज MK2 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए हुआ है और ये पाकिस्तान के द्वारा निर्माण करके यूक्रेन तक पहुंचाए जाएंगे। तो हमें लगता है कि पाकिस्तान इतनी जर्जर स्थिति में होते हुए भी क्यों अभी तक जिंदा है, तो वो यही कारण है। यूरोप उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और इसमें पाकिस्तान का भी तो फायदा है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की। तो भारत के जो एम्बेसडर हैं
वो बांग्लादेश में कहें कि भारत बांग्लादेश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करना चाहता है और डिफेंस प्रोडक्शन में हाथ बटाना चाहता है। यानी कि भारत में जो बनने वाले हथियार हैं वो बांग्लादेश में बनेंगे या बनाना चाहता है भारत, और बांग्लादेश के साथ हाथ मिलाना चाहता है ताकि बांग्लादेश को भी टेक्नोलॉजी मिले। इसमें हमारा भी स्वार्थ है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बांग्लादेश में बिकेंगे या किसी तीसरी कंट्री में बिक पाएंगे, ताकि बांग्लादेश का निर्माण करके हमारे प्रोडक्ट को और जगह तक पहुंचाए या खुद भी इस्तेमाल करे। पर बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश जैसा देश ही हमारे लिए बच गया है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज्यादा सिक्योर भारत के लिए नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दी जाएगी तो वो बाहर लीक होने की बहुत संभावना है, और बांग्लादेश में इतनी ऐसी कोई कैपेबिलिटी है नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था खुद ही डाउन हुई पड़ी है। तो भारत बांग्लादेश के साथ इस तरह का कॉपरेशन रखेगा तो कोई मदद भारत को नहीं होने वाली, हाँ बांग्लादेश को ही ज्यादा होगी, क्योंकि कपड़े की इंडस्ट्री के अलावा कोई इंडस्ट्री वहां है नहीं, और कोई भी नई इंडस्ट्री अगर वहां बनती है तो बांग्लादेश ही इससे लाभान्वित होगा, भारत का कुछ होना नहीं है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।